What is morphology of design? Morphology of design implies step-by-step procedure involved in the phases of design. A design goes through a number of phases, and the study of these phases in chronological order is known as morphology of design. तो मॉर्फोलॉजी ऑफ डिज़ाइन है क्या? इसका मतलब होता है कि एक डिज़ाइन जो है वो बहुत सारी फेजेस से होके गुजरता है, तभी वो एक कंप्लीट फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है। तो जब हम उन फेजेस का स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं, तो उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ डिज़ाइन। मॉर्फोलॉजी ऑफ डिज़ाइन इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द फेजेस ऑफ डिज़ाइन। आइए देखते हैं वो 7 स्टेप्स क्या है। First is feasibility study. Second is preliminary design. Third is detailed design. Fourth is planning for production. Fifth is planning for distribution. Sixth is planning for consumption. And seventh is planning for retirement. Step 1 is feasibility study. इस पेज में हम देखेंगे कि फिजिबिलिटी स्टडी है क्या। फिजिबिलिटी स्टडी में होता क्या है? व्हाट इज डन इन फिजिबिलिटी स्टडी? दिस पेज इंक्लूड्स कलेक्शन ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट टू बी मेड। इस पेज में हम क्या करते हैं कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उसके लिए डाटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम कोई भी प्रोडक्ट अपने हिसाब से सोच लेंगे और हम उसे डिज़ाइन करने लग जाएंगे। तो हमें उसके लिए पहले कुछ रिसर्च करना होता है। तो इस पेज में वही होता है, हम कुछ रिसर्च करके डाटा कलेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है? फर्स्ट ए नीड एनालिसिस इज डन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर अ नीड एग्जिस्ट्स और नॉट। सबसे पहले हम देखते हैं कि नीड है क्या ये नीड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। Then second step is to identify its elements such as parameters and constants, that is determining its limits or performance. फिर उसके बाद हम उसके एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा, उसका लिमिट्स क्या होगा प्रोडक्ट का जो भी हम बनाने वाले हैं। तो हम वो चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं एलिमेंट्स। तो उसको इंजीनियरिंग लैंग्वेज में पैरामीटर्स एंड कॉन्स्टेंट्स बोला जाता है। ये वही चीज़ है कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उसका हम लिमिट्स क्या होगा वो देखेंगे, उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा वो देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। देन थर्ड स्टेप इज़ टू सीक ए नंबर ऑफ फिजिबल सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम। उसके बाद अगर प्रॉब्लम है तो हमें उसका सॉल्यूशन तो ढूंढना है। तो हम इसमें वही करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ एक आइडिया को लेके उस पर ही काम करेंगे। तो हमें बहुत सारे आइडिया सोचने होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस ढूंढने होते हैं ताकि हम उसमें से बेस्ट आइडिया को सिलेक्ट कर सकें। फिर लास्ट पॉइंट वही है कि हम अपनी बहुत सारे जो हम आइडिया सॉल्यूशंस ढूंढते हैं उसमें से सबसे बेस्ट सॉल्यूशन को हम लोग आइडेंटिफाई करें और हम उसके अकॉर्डिंग काम करें। सो एट लास्ट पोटेंशियल यूजफुल सॉल्यूशंस आर सॉर्टेड आउट फ्रॉम ए नंबर ऑफ फिजिबल सॉल्यूशंस। सो इस पेज में होता क्या है कि हम देखते हैं कि नीड है भी या नहीं, एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं करेंटली। फिर हम देखते हैं कि अगर नीड है उसका हम अगर कोई सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो क्या उस डिज़ाइन में
तो उस डिज़ाइन में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी या नहीं, अगर आएंगी तो हम क्या उस प्रॉब्लम्स को का सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे या नहीं। तो ये सारी जो स्टडी है, ये सारी जो एनालिसिस है, वो सब फिजिबिलिटी स्टडी स्टेप में आती है, जो सबसे पहला स्टेप है। मॉर्फोलॉजी ऑफ डिज़ाइन में हमारा अगला स्टेप है प्रीलिमिनरी डिज़ाइन। दैट मीन्स डिज़ाइन के पहले का डिज़ाइन, मतलब यहाँ पे हम डिज़ाइन करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं हम अपने, आइए देखते हैं। In this phase we prepare to design. This process is done before actual designing starts. जो हमें एक्चुअल हमारा डिज़ाइन जब होता है, स्टार्ट होता है, उसके पहले हम अपनी सारी चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं। जैसे कुकिंग करते हैं ना, तो हम जब कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो उसके उसके पहले हम सारे अपनी चीज़ों को, इंग्रेडिएंट्स को, सबको पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं ना, ताकि हमें आसानी हो। तो यहाँ पे भी हम वही काम करते हैं। एक्चुअल डिज़ाइनिंग जब स्टार्ट होता है उसके पहले हमें उसके सारे इंग्रेडिएंट्स को, उसके सारी चीज़ों को हमें पहले से प्रिपेयर करके रखना होता है, ताकि हमें डिज़ाइन करने में आसानी हो। It starts with the set of feasible solutions obtained from phase 1, that is feasibility study. तो जो हम अपने पिछले वाले स्टेप में हमने जो किया था फिजिबल स्टडी में, जो हमें सॉल्यूशंस बहुत सारे हमने ढूंढे थे, जो हमें आइडियाज़ मिले थे, उन सब आइडियाज़ को हम यहाँ पे क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं उन सारी आइडियाज़ का, और उनमें से सबसे बेस्ट डिज़ाइन कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे चूज़ करते हैं। The purpose of this phase is to establish which of the preferred design concept is best. तो जो भी हमने डिज़ाइन कॉन्सेप्ट सोचा था, जो भी हमने आइडियाज़ सोचे थे, उन सारे में से जो सबसे बेस्ट होगा वो हमें यहाँ पे चूज़ करना होता है। तो इस फेज़ का सबसे बड़ा पर्पज़ वही है कि हमें बेस्ट डिज़ाइन कॉन्सेप्ट को चूज़ करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ईच ऑफ दीज ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आर एग्जामिन्ड केयरफुली टू फाइंड सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी टू अदर्स। यहाँ पे हम सारे जो सॉल्यूशंस है उसे अच्छी तरह से एग्जामिन करते हैं, अच्छी तरह से देखते हैं कि ताकि उसमें से जो हमें सबसे सुपीरियर हो, जो सबसे बेस्ट, सुपीरियर मतलब जो सबसे बेस्ट होता है अदर्स से, जो सबसे बेस्ट हो, वो वाले आइडिया को हम चूज़ करते हैं यहाँ पे। In this phase, detailed synthesis is done for establishing fitness of range within which the major parameters must be controlled. तो यहाँ पे हमें डिटेल्ड एनालिसिस करना होता है कि हमें देखना होता है कि प्रोडक्ट का रेंज क्या होगा, किस रेंज तक में वो काम करेगा सही से, किस रेंज तक में अगर वो ख़राब हो तो हम उससे सही कर सकते हैं, किस रेंज तक में काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हमें ये सारी उसकी पैरामीटर्स को, उसकी रेंज को यहाँ पे पहले से ही एस्टेब्लिश करना होता है। A detailed study is done that how the design will meet consumers' taste, how it will match with the products of competitors in market, whether scarce and critical raw materials will continue to be available or not. Also, government rules and guidelines are considered. तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही डिटेल स्टडी करना होता है, बहुत ही बारीकी से देखना होता है कि क्या हमारा डिज़ाइन हमारे कंज्यूमर्स के, हमारे कस्टमर्स के टेस्ट को मैच करेगा, उसके कंज्यूमर्स के टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट है या नहीं। क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए अगर मैंने एक रेस्टोरेंट खोल के रखा है और मुझे मेरे रेस्टोरेंट में कंज्यूमर्स, कस्टमर्स आ रहे हैं, तो मुझे क्या होगा, अपना जो मेन्यू है वो कस्टमर्स के टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट करना होगा, ना कि अपने टेस्ट के हिसाब से, ना कि रेस्टोरेंट के टेस्ट के हिसाब से, ना कि रेस्टोरेंट के किसी मेंबर के टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि हमें जो है अपना प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स के टेस्ट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना होता है, ना कि डिज़ाइनर के टेस्ट के अकॉर्डिंग, ना कि कंपनी के टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर्स के टेस्ट को मीट करे, तभी वो लोग खरीदेंगे। अगर उन्हें प्रोडक्ट पसंद आया तो ही वो खरीदेंगे, तो उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए।
और हमारा प्रोडक्ट कंपनी मार्केट के बाकी सारे जो भी प्रोडक्ट्स है उससे मैच करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैंने ही एक प्रोडक्ट बनाया है। अगर मार्केट में कोई नीड है, ज़रूरत है, तो उससे पूरा करने के लिए ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज आएंगी जो कि अपना प्रोडक्ट्स बनाएंगी, जो कि मार्केट में लॉन्च करेंगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमें भी अपना प्रोडक्ट उस लेवल का बनाना बनाना होगा, ताकि जो भी हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बिक सके, चल सके। क्योंकि अगर हम जो भी पहले से वहाँ पे मार्केट में लाई कर रहा है प्रोडक्ट, अगर हमारा प्रोडक्ट उसके लेवल का नहीं हुआ तो कोई भी हमें क्यों खरीदेगा, जो बेटर है उसे ही लेगा ना। तो हमें अपना प्रोडक्ट को या तो उससे बेटर बनाना है या तो उसके लेवल का बनाना है। और हमें ये देखना होता है कि अगर हमने प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया और मान लीजिए अगर उसमें जो भी रॉ मटेरियल्स लग रहा है, अगर हम मार्केट में हमारा प्रोडक्ट चल रहा है तो और भी बनाने का डिमांड आएगा। तो जब हम जब बनाएंगे उसे, तो क्या हमारा जो भी रॉ मटेरियल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो तभी भी अवेलेबल होगा या नहीं। क्योंकि ऐसे अगर हमने ऐसा कोई मटेरियल चूज़ कर लिया जो कि बाद में जाके दिक्कत आए, जो कि कम हो, स्कैर्स मतलब जो कम हो क्वांटिटी में, जो क्रिटिकल हो, जो बहुत मुश्किल से मिले, तो वो सारी चीज़ें हमें आगे चल के मिलेंगी या नहीं। क्या उन सारी चीज़ों में हमें दिक्कत तो नहीं आएगी। क्योंकि अगर डिमांड आ रहा है प्रोडक्ट के लिए तो हमें ये सारी चीज़ों को सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर प्रोडक्ट का डिमांड आ रहा है तो हमें और भी बनाना होगा। अगर हमें रॉ मटेरियल्स नहीं मिलेंगे बाद में तो हमारा जो है कंपनी वहीं पे बंद हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें ये भी देखना होता है कि जो भी हम मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी रॉ मटेरियल्स, उसका अवेलेबिलिटी मार्केट में हमेशा होना ही चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हर प्रोडक्ट के लिए गवर्नमेंट का कुछ रूल्स और गाइडलाइंस होता है जो कि हमें देखना होता है। उसी गवर्नमेंट जो है वो कुछ रूल्स और कुछ लिमिट्स तय करती है। हमें उन चीज़ों को ध्यान में रख के ही अपना प्रोडक्ट बनाना होगा, ताकि गवर्नमेंट से हमें परमिशन मिल सके। अगर गवर्नमेंट के रूल्स और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्ट को गवर्नमेंट जो है वो रिजेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि गवर्नमेंट के रूल्स और गाइडलाइंस को हमें ध्यान में रख के अपना प्रोडक्ट बनाना है। सो ओवरऑल हम इस पेज में प्रीलिमिनरी एनालिसिस करते हैं, जो कि हम डिज़ाइन करते हैं एक्चुअल उसके पहले सारी चीज़ों को हम रेडी करके रखते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ डिज़ाइन में अगला स्टेप है डिटेल्ड डिज़ाइन। तो इस पेज में हम अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करते हैं। लेट्स सी, इन दिस पेज वी डिस्क्राइब डिज़ाइन इन इंजीनियरिंग वर्ड्स। इस पेज में हम अपने डिज़ाइन को इंजीनियरिंग वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं। मतलब कि हम यहाँ पे हर एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को मेंशन करते हैं और स्पेसिफाई करते हैं। दिस मीन्स वी मेंशन एंड स्पेसिफाई ईच एंड एवरी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ऑफ डिज़ाइन। In this phase, we develop a master layout of design with the design concept in mind and preliminary analysis in hand. तो इस फेज़ में हम जो है अपनी जो प्रीलिमिनरी एनालिसिस हमने किया था वो सारी डाटा को, वो सारे डाटा के हेल्प से और जो हमारी डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है उसके हेल्प से वो सब को मिला के हम एक मास्टर लेआउट बनाते हैं। हम अपना एक्चुअल डिज़ाइन बनाते हैं जिसको कि हम मैन्युफैक्चर कर सके, प्रोड्यूस कर सके। तो यहाँ पे हम मास्टर लेआउट बनाते हैं। जो भी हमने अपना पिछला स्टेप में प्रीलिमिनरी एनालिसिस किया था उसके डाटा को और कॉन्सेप्ट जो हमने सोच के रखा था उन सब को मिला के हम यहाँ पे मास्टर लेआउट बनाते हैं। एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स आर कंस्ट्रक्टेड टू चेक आउट अनट्राइड आइडियाज़। यहाँ पे हम मॉडल्स बनाते हैं अपनी डिज़ाइन के, मिनी वर्जन, छोटा सा मॉडल बनाते हैं ताकि हम उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके। और जो भी हमने आइडियाज़ को, नए आइडियाज़ को ट्राई नहीं किया था उन आइडियाज़ को भी हम यहाँ पे ट्राई कर सके, चेक कर सके, ताकि हम जो है सबसे बेस्ट वाले आइडिया को हम इस पर इम्प्लीमेंट कर सके। तो हम यहाँ पे मॉडल्स बनाते हैं ताकि उसमें हम एक्सपेरिमेंट कर सकें। सो इसीलिए हम यहाँ पे इसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स आर कंस्ट्रक्टेड टू चेक आउट अनट्राइड आइडियाज़। Also, component and partial prototypes are tested. That means कि जो भी हमने बनाया है मॉडल को
उस मॉडल को, या तो पूरा उस मॉडल को या फिर पार्शियल, दैट मीन्स नॉट फुल, नॉट टोटल एक्सपेरिमेंटल मॉडल, बट सम पार्ट ऑफ इट, कुछ हद तक कुछ पार्ट को हम टेस्ट करते हैं। प्रोटोटाइप मतलब मॉडल या एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इंजीनियरिंग टर्म्स की बात करें तो हम यहाँ पे मॉडल बोलेंगे। सो प्रोटोटाइप मतलब मॉडल होता है। तो हम उस मॉडल को या तो पूरा या फिर पार्शियल हम टेस्ट करते हैं, ताकि हम देख सकें कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं, या ये चीज़ बिल्कुल हमारे कंज्यूमर्स के टेस्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं, उसका लेवल्स जो है मार्केट के अदर प्रोडक्ट से मैच करेगा या नहीं, ये सब हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं। तो उसी जो हम एक्सपेरिमेंटल मॉडल को बनाते हैं वही मॉडल को हम यहाँ पे अच्छे से टेस्ट करते हैं। या तो कंपोनेंट मतलब कि फुल्ली हम टेस्ट कर सकते हैं या कुछ पार्ट को टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह होता है, सारा कुछ डिटेल डिज़ाइनिंग में होता है। तो यहाँ पे डिटेल डिज़ाइनिंग में हम एक्चुअली अपने डिज़ाइन को बनाते हैं, ताकि हम नेक्स्ट स्टेप में उस डिज़ाइन को प्रोड्यूस कर सकें, हम मैन्युफैक्चर कर सकें उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली। हमारा अगला स्टेप है इसमें प्लानिंग फॉर प्रोडक्शन। इस फेज़ में हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली अपने डिज़ाइन को प्रोड्यूस करने का डिसीजन लेते हैं। वी डिसाइड टू प्रोड्यूस। As the name itself suggests, the decision to produce, अगर हम नाम को ही देखें इस पेज का, तो यहाँ पे प्लानिंग फॉर प्रोडक्शन ये इंडिकेट करता है कि हम यहाँ पे प्रोड्यूस करने का डिसीजन लेते हैं। तो इस फेज़ में एक्चुअली अब जो है डिज़ाइन का काम ख़त्म होता है, अब यहाँ पे मैनेजमेंट का काम स्टार्ट होता है। इन दिस फेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट बिगिंस। The management team has to test and approve design for production. मैनेजमेंट टीम को जो होता है, जो मैनेजमेंट टीम होते हैं, उन्हें जो है वो डिज़ाइन को टेस्ट करना होता है और अप्रूव करना होता है, अप्रूवल देना होता है, ताकि प्रोडक्शन हम स्टार्ट कर सकें। Here we need to provide the detailed planning of design to the management team. यहाँ पे हमें डिटेल प्लानिंग प्रोवाइड करना होता है मैनेजमेंट टीम को, कि हम क्या प्रोसेस यूज़ करेंगे, क्या मेथड यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, क्या टूल्स यूज़ करेंगे। ये सारा जो डिटेल प्लानिंग है वो हमें मैनेजमेंट टीम को प्रोवाइड करना होता है, ताकि वो टेस्ट कर सके और डिज़ाइन को अप्रूव कर सके, ताकि हम प्रोडक्शन स्टार्ट कर सके डिज़ाइन का। It is very important to provide detailed planning for the production of design. डिटेल प्लानिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है एक डिज़ाइन को प्रोड्यूस करने के लिए। अब जैसे कि हम यहाँ पे कुकिंग का एग्जांपल ले सकते हैं, कि अगर हमें कुछ रेसिपी बनाना होता है, कुछ भी बनाना होता है, तो हमें पहले से ये सोचना पड़ता है, हमें प्लानिंग करना पड़ता है कि हम किस वे में जाएंगे, किस प्रोसेस से ये करेंगे। क्या हम इसे गैस पे बनाएंगे, क्या हम इसे इंडक्शन पे बनाएंगे, क्या हम इसे माइक्रोवेव में बनाएंगे। तो हमें ये सब पहले से सोचना होता है, डिटेल प्लानिंग करना पड़ता है प्रोसेस का, कि हम किस प्रोसेस से इस काम को करेंगे। Before arriving at a final decision, here method of manufacturing is established, including economic commitment, financial capability and business conditions, etc. तो कोई भी फाइनल डिसीजन में आने के पहले मैनेजमेंट टीम को यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग मेथड को एस्टेब्लिश करना होता है, ताकि सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि बिज़नेस जो भी हमारा बिज़नेस कंडीशंस क्या है प्रेजेंटली, हमारा फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या है कंपनी का, इकोनॉमिक कमिटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें को, क्या हमारे पास उतने पैसे होंगे, बिज़नेस कंडीशंस अभी क्या है, क्या बिज़नेस उतना पैसा लगा पाएगा, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमें एक मैन्युफैक्चरिंग मेथड को यहाँ पे एस्टेब्लिश करना होता है, जिसको यूज़ करके हम मैन्युफैक्चर करेंगे प्रोडक्ट को। Here close inspection is done of manufacturing and industrial materials. Also close inspection of mechanical engineers is important in this step. तो यहाँ पे जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं और इंडस्ट्रियल मटेरियल्स जो भी हम यूज़ करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग में, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे देखना, अच्छे से देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसका इंस्पेक्शन करना। और यहाँ पे जो भी मैकेनिकल इंजीनियर्स
होते हैं, जो भी हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, उनका भी हमें क्लोज इंस्पेक्शन करना होता है कि क्या वो इंजीनियर सही से काम करेगा या नहीं। तो टोटली इस फेज़ में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम एक्चुअल प्लानिंग करते हैं। प्रोडक्शन स्टार्ट करने के पहले का हम सारा प्लानिंग करते हैं कि हम कैसे करेंगे प्रोडक्शन, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, क्या मेथड यूज़ करेंगे, क्या मटेरियल यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे ताकि हमारा बिज़नेस जो है वो हमारा बिज़नेस को ज़्यादा इस पे बर्डन भी ना हो, ज़्यादा पैसों का प्रेशर भी ना पड़े। उन सारी कंडीशंस को हम ध्यान में रख के यहाँ पे हम प्लानिंग करते हैं प्रोडक्शन करने का। नेक्स्ट स्टेप इज प्लानिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। In this step, we make our product ready for conditions arising in distribution. यहाँ पे इस पेज में हम क्या करते हैं, जो हमारी प्रोडक्ट है उसको हम ऐसा डिज़ाइन करते हैं ताकि जो भी कंडीशंस आएंगी डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त, तो उन सब कंडीशंस के लिए हमारा प्रोडक्ट रेडी हो। जैसे कि वेदर कंडीशंस, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कंडीशंस, जैसे भी कंडीशंस आएंगे तो उन सभी कंडीशंस के लिए हमारा प्रोडक्ट रेडी होना चाहिए। तो इस पेज में हम वही करते हैं। In this phase, we plan to design a flexible and effective system of distribution of designed goods. इस पेज में हम एक फ्लेक्सिबल और इफ़ेक्टिव सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन करने का फ्लेक्सिबल एंड इफ़ेक्टिव सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, जो भी हमारा डिज़ाइन गुड्स है, हमारा प्रोडक्ट्स है, उसे ताकि हम अच्छी तरीके से सही से हम उसे मार्केट तक पहुंचा सकें। सक्सेस ऑफ द डिज़ाइन ऑफन डिपेंड्स ऑन द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो हमारा प्रोडक्ट तभी सक्सेस होगा जब हम उसका सही से मार्केटिंग करेंगे। लोगों को हमें बताना होता है ना कि ये प्रोडक्ट जो है आपकी ये ज़रूरत को पूरा करेगा, ये ऐसे काम करता है। तो मार्केटिंग जो है यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक डिज़ाइन गुड का सक्सेस होने के लिए मार्केटिंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि क्या क्या इंक्लूडेड है। डिज़ाइनिंग द पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट, कि हमारा प्रोडक्ट का पैकेजिंग कैसा होगा। पैकेजिंग अट्रैक्टिव होगा तभी तो उसे कोई भी पहले देखने में अगर अच्छा होगा, अट्रैक्टिव होगा, तभी उसे कोई भी लेने का सोचेगा। तो इसी के लिए पैकेजिंग अच्छा होना ज़रूरी है। प्लानिंग वेयर हाउसिंग, मतलब कि वेयर हाउस मतलब जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं। तो वेयर हाउसिंग, हम कहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को रखेंगे, ये सारा चीज़ प्लानिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लानिंग फॉर प्रमोशनल एक्टिविटीज़, हमें अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है। कि जैसे कि हम ऑफ़र देते हैं कि अगर आप एक लोगे तो एक के साथ एक फ्री, तो इस तरह का हमें कौन सा सिस्टम अपनाना है, वो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ का प्लानिंग करना भी इम्पॉर्टेंट है। डिज़ाइनिंग द प्रोडक्ट फॉर कंडीशंस अराइजिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त जो भी कंडीशंस आएंगी उन सब के लिए हमें अपने प्रोडक्ट को रेडी रखना होता है। So overall, in this phase, we design a flexible system for distribution and also we design marketing process. तो हम इस phase में क्या करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फ्लेक्सिबल सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं और मार्केटिंग करने के लिए मार्केटिंग प्रोसेस डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट फेज इज प्लानिंग फॉर कंजम्पशन। In this phase, we incorporate advocate qualities or features. We provide a rational basis for product improvement. तो हम इस फेज़ में क्या करते हैं, जो ज़रूरत है, जिस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो प्रोडक्ट में हम वो सारी सुविधाएं, सर्विसेज, फीचर्स, वो सारी क्वालिटीज़, वो सारे रिसोर्सेज हम उसमें प्रोडक्ट में ऐड करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, ताकि जो हमारा नीड है वो अच्छे से पूरा हो सके, फुलफ़िल हो सके।
जिस नीड को, जिस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो ज़रूरत को पूरा कर सके ऐसा क्वालिटीज़, ऐसा रिसोर्सेस हम अपने प्रोडक्ट में डालते हैं, ऐड करते हैं। वी प्रोवाइड अ रेशनल बेसिस फॉर प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, मतलब हम यहाँ पे रेशनल बेसिस मतलब गाइडेंस, हमारे प्रोडक्ट को फर्दर इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम उसमें इंटेलेक्चुअल गाइडेंस हम प्रोवाइड करवाते हैं, which involves design for maintenance. We incorporate such services that helps in easy maintenance of the product. मतलब हमारी प्रोडक्ट में हम ऐसा फीचर्स डालते हैं जिससे कि प्रोडक्ट को मेंटेन करने में हमें कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम नहीं आए, इजीली मेंटेनेबल प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर मान लो हमने प्रोडक्ट बना तो लिया, लेकिन अगर उसका मेंटेनेंस बहुत डिफ़िकल्ट होगा, उसको साफ़ करने में बहुत दिक्कत आएगी, या जो भी मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आएगी, तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा प्रोडक्ट। सो हम उस पर ऐसा फीचर्स, ऐसे सर्विसेज डालते हैं जो मेंटेन करने में, प्रोडक्ट का मेंटेनेंस में बहुत ही हेल्पफुल होता है, ईजी होता है। डिज़ाइन फॉर रियलाइबिलिटी, क्वालिटी ऑफ बीइंग डिपेंडेबल, दैट मीन्स हम अपने प्रोडक्ट में ऐसे सर्विसेज, ऐसे फीचर्स डालेंगे जिससे कि हमारे जो कंज्यूमर्स होंगे वो टोटली इस प्रोडक्ट पे फुल्ली डिपेंडेबल हो सके। एंड डिज़ाइन फॉर सेफ्टी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा प्रोडक्ट यूज़ करने में सेफ़ होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर सेफ़ नहीं होगा और हमने उसे यूज़ करते वक्त हमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, मार्केट में चलेगा भी नहीं। सो सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिज़ाइन फॉर कन्वीनियंस इन यूज़, मतलब कि यूज़ करने में वो इजी होना चाहिए। हमने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना दिए जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो अगर यूज़ करने में, तो वो एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं होगा, मार्केट में वो नहीं चलेगा। इसलिए हमें कन्वीनियंस यूज़ करने में, कंज्यूमर्स को कन्वीनियंस होना चाहिए। तो इसी के लिए वहाँ पे कन्वीनियंस का फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट में। और हाँ, एस्थेटिक फीचर्स, दैट मीन्स गुड लुक्स, डिज़ाइन फॉर एस्थेटिक फीचर्स, उसका लुक्स अच्छा होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है। डिज़ाइन फॉर ऑपरेशनल इकोनॉमी, डिज़ाइन फॉर एडवोकेट सर्विसेज। Overall, we design our product in such a way that consumers can use it with ease of simplicity. तो इस फेज़ में क्या होता है, हम अपने प्रोडक्ट को ऐसे डिज़ाइन करते हैं जिससे कि कंज्यूमर जो है वो एकदम सिंपली, इजीली, आराम से यूज़ करे अपने प्रोडक्ट को। लास्ट स्टेप इज़ प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट। दिस फेज इंक्लूड्स डिस्पोजल ऑफ प्रोडक्ट। Product has to be designed in such a way that it is easy to dispose after retirement of product. Product has to be designed with ease of scrap recovery. Useful life of product is determined to the point at which product can no longer work. इस फेज में हम बात करते हैं प्रोडक्ट की रिटायरमेंट की, मतलब जब हमारा प्रोडक्ट काम करना बंद कर देगा तो उसके बाद जो उसका डिस्पोजल है वो इजीली होना चाहिए, स्क्रैप रिकवरी इजीली होना चाहिए। वो ऐसा ना हो कि हमारा प्रोडक्ट ऐसी भारी भरकम पड़ा रहे और उसका लाइफ ख़त्म हो जाने के बाद वो ऐसे ही पड़ा रहे, उसे डिस्पोज करने में हमें प्रॉब्लम हो। क्योंकि गवर्नमेंट के भी कुछ गाइडलाइंस होते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है स्क्रैप रिकवरी में ईज़िली हो जाना चाहिए, स्क्रैप रिकवरी। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है एक प्रोडक्ट को फुल्ली डिज़ाइन करने में। तो ये लास्ट फेज़ था हमारा प्रोडक्ट प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट, जहाँ पे हम देखते हैं कि इसका डिस्पोज़ल जो है आफ्टर, ये जब इसका लाइफ ख़त्म हो जाता है तो इसका डिस्पोज़ल इजीली होना चाहिए, इसमें इसके डिस्पोज़ होने में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो इससे हमें उस तरह से डिज़ाइन करना होता है। सो ये था मॉर्फोलॉजी ऑफ डिज़ाइन, द 7 स्टेजेस। आप इसे अच्छे से समझ जाइए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आता ही आता है हर साल, मैक्सिमम ये क्वेश्चन आया है। सो ये आपको आराम से 8 मार्क्स या 6 मार्क्स में आपको आ जाएगा, तो ये आप
अच्छे से समझ जाइए, अच्छे से पढ़िए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सीरीज़ कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करिएगा।